नमस्कार दोस्तों। तो कंटिन्यू करते हैं आज की पढ़ाई। और इससे पहले हमने पढ़ा था बेटा हेनरी नियम पढ़ा। हेनरी नियम की लिमिट्स देखी, हेनरी नियम की सीमाएं देखी, हेनरी नियम क्या होता है वो पढ़ा, और हेनरी नियम की सीमाएं क्या क्या होती हैं, कहाँ हेनरी नियम लगेगा और कहाँ हेनरी नियम नहीं लगेगा, ये देखा। उसके बाद आता है तीसरा अगला टॉपिक, हेनरी नियम के अनुप्रयोग। हेनरी नियम के अनुप्रयोग क्या क्या है, कहाँ कहाँ इसका यूज होगा हेनरी नियम का। तो हेनरी नियम का उपयोग देखने से पहले हमें हेनरी नियम पता होना चाहिए। हेनरी ने क्या कहा था कि किसी द्रव में घुली गैस की मात्रा यानी m से दर्शाया था समानुपाती होती है P के। किसी द्रव में गैस की घुली मात्रा दाब के समानुपाती होती है। अगर जैसे मान लो समझा था हमने, ये कोई बर्तन है, इसमें ये द्रव भरा हुआ है, यहाँ ऊपर हमने कोई गैस भर दी, CO2 भर दी मान लो, और यहाँ हमने एक पिस्टन लगा दिया। जब पिस्टन को हमने दबाया तो गैस की घुलनशीलता द्रव में बढ़ी। तो इसका मतलब है कि किसी द्रव में घुली गैस की मात्रा उसके दाब के समानुपाती होती है। जैसे मान लो ये मैंने H2O भर दिया, यहाँ जल भर दिया, ये CO2 गैस है और ये पिस्टन है। जब मैं पिस्टन को दबाऊंगा तो गैस की घुलनशीलता इसमें द्रव में यानी जल में ज़्यादा हो जाएगी। तो यही हेनरी ने कहा था कि किसी द्रव में गैस की घुलनशीलता दाब के समानुपाती होती है। उसके बाद आता है हेनरी नियम के अनुप्रयोग में देखेंगे कि हेनरी नियम के अनुप्रयोग क्या क्या हैं। हेनरी नियम के अनुप्रयोग निम्न है। नंबर एक में देखा है कि अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है, इसलिए आरोहकों के ब्लड में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, इसलिए कमजोरी महसूस होती है। इस रोग को एनोक्सिया रोग कहते हैं। देखिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई पहाड़ है, ये कोई पहाड़ है, पर्वत है। अब कोई पर्वतारोही की बात करें, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। तो जब व्यक्ति समतल जमीन पर खड़ा है तब उसका प्रेशर, गैस का प्रेशर, ऑक्सीजन का प्रेशर उस पर ज़्यादा रह रहा है। चारों तरफ से उस पर जो प्रेशर लग रहा है वो मान लो 1 atm, कितना दाब है 1 atm। अब ये व्यक्ति समतल जगह से और ऊंचाई की तरफ गया। मान लो ये व्यक्ति यहाँ पहुँच गया, ये व्यक्ति यहाँ पहुँच गया और ये व्यक्ति यहाँ पहुँच गया इसके टॉप पर। अब यहाँ जब ये पहुँचा, वायु दाब घटता गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया। जब व्यक्ति ऊंचाई की तरफ जाएगा तो वायुमंडलीय दाब घटेगा, यानी गैसों का जो प्रेशर है वो कम होने लगेगा। जब गैसों का प्रेशर कम होगा तो जो ऑक्सीजन गैस है वो ब्लड में कम घुलेगी, और जब ऑक्सीजन गैस ब्लड में कम घुलेगी तो कमजोरी महसूस होगी, और कमजोरी महसूस होगी, इस रोग को बोलते हैं एनोक्सिया रोग। यानी उसे बहुत ज़्यादा बेचैनी सी होने लगेगी, इस रोग को बोलते हैं एनोक्सिया रोग। अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है, ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाता है, घट जाता है। इसलिए आरोहकों का मतलब जो पर्वत पर जाने वाले हैं उनकी बात कर रहे हैं। आरोहकों के ब्लड में, खून में क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी। ऑक्सीजन की जब कमी आएगी तो कमजोरी महसूस होगी, उसे वीकनेस आ जाएगी, बहुत परेशान हो जाएगा, बहुत बेचैन होने लगेगा। इस रोग को बोलते हैं एनोक्सिया रोग। दूसरी चीज, गहरे समुद्र में गोताखोर N2O2 ऑक्सीजन से भरा सिलेंडर ले जाते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है
कि जब हम किसी सोडा वाटर की बोतल को, मान लो ये मेरे पास कोई बोतल है, और इसमें सोडा वाटर यानी कोल्ड ड्रिंक भरा हुआ है, जब कंपनी इसको बंद करती है तो बहुत ही हाई प्रेशर पर बंद करती है। जैसे इसमें तो मान लो लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड भरा है और ये भर दी गैस, ठीक है। ये इसका ढक्कन लगाएंगे उस समय इसका, क्योंकि जितनी ज़्यादा CO2 इसमें, कौन सी गैस भरी होती है कोल्ड ड्रिंक्स में? CO2 इसमें भरी होती है बेटा, CO2। अब CO2 गैस जितनी ज़्यादा इस बोतल में घुली होगी उतनी ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स टेस्टी लगेगी, उतनी ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीने में मज़ा आएगा। अगर इसमें CO2 कम घुली है तो कोल्ड ड्रिंक्स पीने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, कोई कोल्ड ड्रिंक्स को पीना पसंद नहीं करेगा, तो कंपनी तो फेल हो जाएगी। इसलिए कंपनी वाले क्या करते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल को इतने हाई उस पर प्रेशर पर बंद करते हैं कि उसमें CO2 गैस ज़्यादा से ज़्यादा घुली हो, जिससे क्या होगा कि कंपनी का भी फायदा होगा और उनका मार्केट में प्रोडक्ट भी ज़्यादा बिकेगा। तो देखिए क्या है, सोडा वाटर में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए, यानी कोल्ड ड्रिंक में CO2 ज़्यादा घुल जाए, इसके लिए क्या करते हैं, बोतलों को उच्च दाब पर बंद करते हैं। तीसरा पॉइंट समझते हैं। पहले पॉइंट में हमने देखा था कि जब कोई व्यक्ति समतल जमीन से पहाड़ ऊंचाई पर पर्वत की तरफ जाता है तो गैस का, ऑक्सीजन का आंशिक दाब घटता है। जब वो समुद्र में नीचाई पर जाएगा तो क्या होगा, जैसे मान लो ये समतल जमीन है और ये समुद्र है। अब यहाँ गोताखोर, यहाँ प्रेशर उतना ही है, 1 ATM है। अब जब ये जाएगा, सिलेंडर लेके जाएगा, ये सिलेंडर लगा दिया, सिलेंडर में क्या क्या भरा हुआ है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कहते तो इसको ऑक्सीजन का सिलेंडर ही है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन मिक्स करके जाती है। जब कोई गोताखोर समुद्र में गया तो यहाँ जब गहराई में जितना जाएगा उसका वायुमंडलीय दाब यानी गैसों का प्रेशर बढ़ेगा, 1 ATM से ज़्यादा हो गया। अब जब प्रेशर बढ़ेगा तो आप समझ लीजिए कि ये गैस ब्लड के अंदर ज़्यादा घुलेगी, और जब ऑक्सीजन ब्लड के अंदर ज़्यादा घुलेगी तो बड़ी अच्छी फीलिंग आएगी, बहुत अच्छा महसूस होगा, क्योंकि जितनी भी बीमारियां होती हैं वो ऑक्सीजन की कमी से ही होती हैं। ऑक्सीजन जब पर्याप्त मिलता है तो व्यक्ति अपने आप को बिल्कुल खुश महसूस और बिल्कुल रिलैक्स मूड में रहता है, बिल्कुल खुश और सही रहता है। तो जब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन यानी ऑक्सीजन व्यक्ति के ब्लड में जब ज़्यादा घुलेगी तो उसे बहुत अच्छा फील होगा, बिल्कुल उसे तो स्वर्ग मिल जाएगा ऐसा लगेगा। लेकिन होगा क्या कि जब व्यक्ति गहराई से और अपने पूर्व अवस्था में आएगा, समतल जगह पर आएगा, तब क्या होगा कि बढ़ा हुआ जो प्रेशर है वो घट जाएगा, उतना ही रह जाएगा। तब क्या होगा कि नसों के अंदर, जैसे मान लो ये नस है, इसमें ब्लड बह रहा है, इसमें जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इसके कण फैले हुए हैं, तो ये क्या है, धीरे धीरे क्या करेंगे, जब व्यक्ति जिसका प्रेशर घटेगा तब इन गैसों के बुलबुले बन जाएंगे, क्योंकि अब प्रेशर पे गैस घुल नहीं पा रही है, तो इसके क्या है, बुलबुले बन जाएंगे। इन बुलबुलों को बोलते हैं गांठें, या इसको बोलती हैं वेंट्स। ये बीमारी को बोलेंगे या तो गांठें, या इस बीमारी को बोलते हैं वेंट्स। गांठें लोग इसको बाई के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, गहरे समुद्र में गोताखोर नाइट्रोजन ऑक्सीजन से भरा सिलेंडर ले जाते हैं, परंतु दाब अधिक होने के कारण ये गैसें ब्लड में बहुत अधिक घुल जाती हैं। परंतु समुद्र से बाहर आने पर दाब घट जाता है
इसलिए इन गैसों की घुलनशीलता भी घट जाती है, इसलिए इनके बुलबुले ब्लड के अंदर बन जाते हैं और एक भयानक दर्द होता है जिसे गांठें या वेंट्स कहते हैं। इसलिए गोताखोर, अब आगे चलते हैं। देखिए, अब इस बीमारी से बचने का एक तरीका है कि जैसे हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लेके जा रहे थे, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, अब इसमें साथ में हीलियम और बनने जा रहा है। हीलियम गैस और नाइट्रोजन ऑक्सीजन तीनों को जब मिला के सिलेंडर में ले जाएंगे तब क्या होगा, ये हीलियम काम करेगी कि इसकी घुलनशीलता को, जो ज़्यादा घुलनशीलता हो रही थी उसे कम करेगी। इतनी ज़्यादा घुलनशीलता नहीं हो पाएगी जितनी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के टाइम पे थी। तो फिर क्या होगा कि जब घुलनशीलता कम होगी तो उतना ही घुलेगी जितनी ज़रूरत है। जब व्यक्ति अपने वापस पूर्वावस्था में आएगा, समतल जमीन पर आएगा, तो उसे किसी प्रकार की कोई गांठों वाली बीमारी नहीं होगी, ना उसे कोई वेंट्स वगैरह कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए अब क्या करते हैं, गोताखोर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम का सिलेंडर लेकर जाते हैं। देखिए, इसलिए इन गैसों की घुलनशीलता गांठें गए, इसलिए गोताखोर सिलेंडर में N2O2 ऐसी गैस लेकर जाते हैं जिससे इनकी ब्लड में घुलनशीलता कम रहती है। तो ये था बेटे हेनरी नियम के अनुप्रयोग 3। पहला वाला समझ में आया होगा, दूसरा वाला भी समझ में आया होगा और तीसरा पॉइंट भी मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोसों की द्रव्य विलयता से आप क्या समझते हैं? ठोसों की द्रव में विलयता से आप क्या समझते हैं का मतलब है कि जब किसी ठोस को द्रव में घोलते हैं तब क्या स्थिति बनती है, तब उसकी परिभाषा क्या बनेगी। तो देखिए, 100 ग्राम विलायक में हम यहाँ विलायक कितना लेंगे, 100 ग्राम विलायक लिया हमने। 100 ग्राम 100 ग्राम विलायक में विलय लेंगे कोई ठोस, जैसे NaCl ले लिया। NaCl कैसा है, ठोस विलय ही तो होता है। तो 100 ग्राम विलायक में ठोस विलय जितना घुल सकता है, यानी ग्राम में, तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि 100 ग्राम विलायक में या 100 ग्राम जल में, मान लो किसी ठोस विलय की ग्राम में जितनी अधिकतम मात्रा घुली होती है उसे ठोस की द्रव्य विलयता कहती हैं। ठोस की द्रव्य विलयता का मतलब समझ रहे हैं कि 100 ग्राम विलायक में, इससे ज़्यादा कम नहीं कि आपने मतलब 1 kg ले लिया या आपने 5 kg ले लिया, नहीं, केवल विलायक कितना लेना है, 100 ग्राम, और उसमें किसी ठोस विलय को डालना है। नमक ले लो, शक्कर ले लो, नमक ही ले लो, तो नमक कितना डालना है, कितना घुलेगा इसमें, मतलब 100 ग्राम में इसकी कितनी क्षमता है घुलने की, उसे बोलेंगे ठोस की द्रव्य विलयता। देखिए समझो, 100 ग्राम विलायक में किसी ठोस विलय की जितनी अधिकतम मात्रा ग्राम में घुल सकती है उसे ठोस की द्रव्य विलयता कहते हैं। इसको दूसरी तरह से भी अपन कह सकते हैं कि विलायक ले लिया हमने 1 लीटर। अब जब विलायक 1 लीटर ले लिया तो इसमें जो विलय है, विलय तो भूल जाएंगे, इसमें जो विलय है उसके कितने मोल इस 1 लीटर में घुल सकते हैं उसे भी ठोसों की द्रव्य विलयता ही कहेंगे। या तो इसको ऐसे कह लो कि 100 ग्राम विलायक में विलय के, ठोस विलय के कितने ग्राम घुले हैं उसे ठोसों की द्रव्य विलयता कहेंगे। दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि 1 लीटर विलायक में विलय, ठोस विलय के कितने मोल घुले हो सकते हैं, कितने मोल घुले होंगे उसे ठोसों की द्रव्य विलयता कहेंगे। फिर से देखो, 100 ग्राम विलायक में
किसी ठोस विलेय की जितनी अधिकतम मात्रा ग्राम में घुल सकती है उसे ठोस की द्रव्य विलेयता कहते हैं। या फिर इसको ऐसे कहो कि 1 लीटर द्रव विलयन में ठोस विलेय के जितने अधिकतम मोल घोले जा सकते हैं उसे ठोस की द्रव्य विलेयता कहते हैं। तो ये था बेटे ठोसों की द्रव्य विलेयता से आप क्या समझते हैं, या ठोसों की द्रव्य विलेयता किसे कहते हैं, क्या होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ठोसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जब किसी ठोस को द्रव में घोलते हैं तो कौन कौन से कारक हैं जो उस पर प्रभाव डालते हैं। तो सबसे पहला कारक है, देखिए, विलेय एवं विलायक की प्रकृति। मतलब विलेय का नेचर कैसा होना चाहिए और विलायक का नेचर कैसा होना चाहिए। तो इसमें बताया है कि जो ध्रुवीय विलेय होते हैं वो ध्रुवीय विलायक में ज़्यादा घुलनशील होते हैं, और अध्रुवीय विलेय होंगे वो अध्रुवीय विलायक में ज़्यादा घुलनशील होंगे। यानी जो विलायक अगर ध्रुवीय है तो उसमें ध्रुवीय विलेय ज़्यादा घुलेगा, और विलायक अगर अध्रुवीय है तो उसमें अध्रुवीय विलेय ही घुलेगा। जैसे मान लो मैंने जल ले लिया, जल में मैंने NaCl को डाला और KCl को डाला। देखिए जल भी ध्रुवीय है, NaCl भी ध्रुवीय है, KCl भी ध्रुवीय है। यानी जल विलायक है, NaCl विलेय है, KCl विलेय है। तीनों ही विलेय हैं, विलायक भी विलेय है, द्रव विलेय है, और ये भी ध्रुवीय है। H2O भी ध्रुवीय है, NaCl भी ध्रुवीय है, KCl भी ध्रुवीय है। तो H2O में अगर मैं NaCl और KCl को घोलूंगा तो बहुत ज़्यादा घुल जाएगा। लेकिन अगर मैं इनको बेंजीन में घोलूँ, इसको NaCl को घोलूँ, KCl को घोलूँ, NH3 को घोलूँ या HCl को घोलूँ, तो ये ध्रुवीय है, ध्रुवीय है, ध्रुवीय है, और ये भी ध्रुवीय है। लेकिन ये बेंजीन तो अध्रुवीय है भाई। तो बेंजीन अध्रुवीय है तो ये ध्रुवीय विलेय बेंजीन में कम घुलनशील होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ जैसे को तैसा, लाइक डिजॉल्व लाइक। समझ में आएगा। तो ये पहली पॉइंट था हमारा विलेय एवं विलायक की प्रकृति। यानी ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में अधिक घुलनशील होता है, और अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायक में अधिक घुलनशील होता है। जबकि जैसे जल में अगर मैं NaCl और KCl को घोलूँ तो बहुत ज़्यादा घुल जाएंगे, जबकि बेंजीन में इनको घोलूँ तो बहुत कम घुलेंगे। दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट से पहले अब सवाल ये आता है बच्चों के दिमाग में कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि ये विलायक ध्रुवीय है या अध्रुवीय है, या ये विलेय ध्रुवीय है या अध्रुवीय, हम कैसे पहचानेंगे। तो इसको पहचानने का एक तरीका मैं बता रहा हूँ। देखिए ध्रुवीय तथा अध्रुवीय अणु की पहचान कैसे की जाएगी। अणु के सिरों पर प्लस या माइनस आवेश होगा, या तो धनावेशित या ऋणावेशित होंगे वो, तो समझ जाओ अणु ध्रुवीय है। दूसरा, उसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो बिल्कुल बैलेंस में नहीं होगी, असंतुलित होगी। तीसरा पॉइंट, कोणीय संरचना होगी। और चौथा पॉइंट है केंद्रीय धातु परमाणु पर लोन पेयर यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा। इनमें से अगर कोई भी पॉइंट दिख रहा है आपको किसी अणु में तो वो ध्रुवीय है, और इनमें से अगर कोई पॉइंट को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर वो अणु अध्रुवीय होगा। कौन कौन से पॉइंट? अणु के सिरों पर प्लस या माइनस आवेश हो पहला, इनमें से कोई सा पॉइंट अगर एक मिलता है तो अणु ध्रुवीय है, और एक भी पॉइंट नहीं मिलता है तो फिर अणु अध्रुवीय है। कौन कौन से पॉइंट मिलना चाहिए एक बार फिर देखिए। अणु के सिरों पर प्लस या माइनस आवेश होगा। अगर ये नहीं समझ में आता है
तो उसका स्ट्रक्चर असंतुलित होगा, संरचना उसकी जो है वो संतुलित नहीं होगी। तीसरा, उसकी संरचना कोणीय होगी। और चौथा है केंद्रीय धातु पर लोन पेयर उपस्थित हो। उसके बाद पहला पॉइंट समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट आता है कि ठोसों की द्रव्य विलेयता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी ताप का प्रभाव। पूरा मतलब इसका ये है कि ठोसों की द्रव्य विलेयता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, जब ठोसों को द्रव्य घोलेंगे और उसका अगर ताप बढ़ा दिया जाए तो विलेयता बढ़ जाती है। जैसे सोडियम नाइट्रेट को अगर जल में घोला तो उसकी विलेयता बढ़ जाएगी। NaCl को अगर जल में घोला तो विलेयता बढ़ जाएगी। NH4Cl को, अमोनियम क्लोराइड को घोला तो बढ़ जाएगी। पोटेशियम नाइट्रेट को घोला तो विलेयता इनकी बढ़ जाएगी। मतलब ताप का प्रभाव ये पड़ेगा कि अगर ताप बढ़ाया तो विलेयता बढ़ जाएगी। लास्ट पॉइंट है इसका, दाब का प्रभाव। मतलब ठोसों की द्रव्य विलेयता पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। ठोसों की, जब किसी ठोस को द्रव में घोलते हैं, जब किसी ठोस को द्रव विलायक में घोलते हैं, दाब कम करो या दाब ज़्यादा करो, उसका दाब का इसके ठोसों की द्रव्य विलेयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दाब को बढ़ा लो या दाब को घटा लो, उससे कोई फर्क नहीं आने वाला। केवल फर्क किससे आएगा, विलेय और विलायक की प्रकृति से आएगा। दाब का प्रभाव पड़ेगा। दाब का हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि दाब का ठोसों की द्रव्य विलेयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उम्मीद है बेटा आज का एक टॉपिक आपको समझ आया होगा और इससे आगे का जो भी है उसे हम अगले उसमें लेक्चर में लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।